नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। राज्यपाल ने सीएम गहलोत से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर के नाखून में चोट लगने के चलते उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने सीएम गहलोत को इलाज के बाद 7 दिन आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री गहलोत की तबियत पूछने उनके पास पहुंचे थे। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कई कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के स्वास्थ्य का हालचाल जाना था। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर भारतीय युवा कांग्रेस ने मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार हो रही हिंसा के मुद्दे को लेकर कैंडल मार्च का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और मणिपुर हिंसा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी का प्रचार चल रहा है, जबकि पीएम को समय निकालकर मणिपुरी हिंसा से पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने चाहिए थे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर 2002 में जानलेवा हमले के मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की है, जिसमें आरोपी गोसाईगंज फैजाबाद के बाहुबली विधायक अभय सिंह कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 11 जुलाई को बताई है। आरोप है कि 2002 में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह वाराणसी के जौनपुर जा रहे थे, जहां पर नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास में अभय सिंह अपने 4-5 साथियों के साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला करते। और इसी के साथ में यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें धनंजय सिंह के गनर, ड्राइवर सहित अन्य लोग घायल हुए थे, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। सर, योगी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से? क्या योगी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चला रही है, तो किस तरह से? सब कुछ न्याय के अंतर्गत होना चाहिए, जो सही है सही के हिसाब से होना चाहिए। महंगाई सर लगातार, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो बढ़ती जा रही है लगातार। सर, जब पेशी पे आए थे क्या कुछ भाई आईडी बीच में नहीं? देखिए, ये सन 2002 में हमारे ऊपर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस समय ये विधायक थे, इन्होंने सरकार समर्थन दिया था। उसमें फर्जी घटना रचित करके अपने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वाई कैटेगरी इन्होंने। और खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां से गाजियाबाद से जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए 150 लोग बस से जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन इससे पहले बाबा बर्फानी के वो दर्शन कर पाते सभी को जम्मू कश्मीर के नियम कायदों से ही दो चार होना पड़ा, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर के भगवती नगर गीता भवन पहलगांव में पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। इन फंसे हुए लोगों ने एक वीडियो 1 मिनट का बनाकर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर से मदद की गुहार लगाई है। तो मामला गाजियाबाद का है, जहां पर आपको बता दें कि गाजियाबाद से केदारनाथ यात्रा के लिए गई यात्री इस दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ कायदे कानून को लेकर वहां पर फंसे हुए हैं। इन लोगों ने 1 मिनट का वीडियो वायरल कर लोनी विधायक से इस दौरान मदद की गुहार लगाई है। खबरों में आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर अमरनाथ यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राहुल भारद्वाज पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के आरोप हैं। वही मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि आरोपी की ओर से 67 यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया है। देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर यहाँ की एक बस है यूपी 800005 और एक गाड़ी है बदायूं की यूपी 22T1048 में कुछ 67 यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नंदनी हिल्स सांबा द्वारा जांच में पाया गया कि जो यात्रा के लिए यात्रियों के परमिट बनाए जाते हैं वो फेक हैं। इसमें
और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर खोड़ा के मातृका विहार में एक दुकान की ओर से एक्सपायरी खाद्य सामान बेचने का मामला सामने आया है। वहीं इसकी सूचना फूड डिपार्टमेंट को दी गई है, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक दुकानदार लंबे समय से एक्सपायरी सामान बेच रहा था और इस दुकान पर लोगों का काफी जमावड़ा भी लगता था, क्योंकि एक्सपायरी माल को सस्ते दामों पर बेचा जाता था। फूड इंस्पेक्टर अर्जुन पांडे ने एक्सपायरी माल को नष्ट कर दिया है और दुकान से कई सैंपल भी एकत्रित किए हैं, जिनको जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दुकान पर एक्सपायरी दवाइयां बेची जाती थी। इसको लेकर जब विभाग को इसकी सूचना लगी तो विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से एक्सपायरी दवाइयां दी जा रही थी, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस दुकान में 90% से ज्यादा एक्सपायरी दवाइयां जो हैं वो दी जा रही थी। आपको बता दें कि लोगों को बरगलाया जा रहा था। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कई दिनों से कई साल से यहाँ पर इसी तरीके से प्राइवेसी की जा रही थी और एक्सपायरी जो प्रोडक्ट है, ये सारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे निकाला जा रहा था, बेचा जा रहा था। तब कुछ लोगों ने संज्ञान लेने के बाद उन्होंने सूचना दिया और उसके बाद आपको बता दूं कि इस पर संज्ञान लिया गया और जो प्रशासन का जब चाबुक चला तो इसके बाद जो कार्रवाई हुई है, इसमें छापेमारी हुई है। छापेमारी में जो दुकानदार है उसको हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जो है वो करवाई जा रही है। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी होती, तो आखिरकार किस तरीके से उसको छुपाने का काम ये दुकानदार करता था? जी देखिए, आपको बता दूं कि लोगों को लोग ज्यादातर अधिकतर ये होता है कि लोग जब दवाई लेते थे या कोई प्रोडक्ट लेते थे तब वो एक्सपायरी डेट जो था वो देख नहीं पाते थे। और क्योंकि अधिकतर लोग देखना नहीं जानते हैं, कोई पढ़ा लिखा होता है तो हालांकि उन लोगों को ये लोग सही माल देते थे। जो रोज मजदूर किस्म के जो लोग होते थे उनको ये माल सप्लाई करते थे और उसके बाद उनको ये बेवकूफ बनाया जाता था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मेरठ में एमडीए की रिश्वतखोरी महिला क्लर्क को एंटी करप्शन के टीम ने गिरफ्तार किया है। महिला और साथ ही बता दें कि मेरठ विकास प्राधिकरण में छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। महिला क्लर्क अनीता शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 5,000 रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। मामला लोहिया नगर योजना से संबंधित भूखंड के नामांतरण का है, जहां पर एमडीए की लिपिक अनीता शर्मा पर आरोप है कि रजिस्ट्री नामांतरण के लिए उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अधिवक्ता राहुल भड़ाना ने उनकी इस कारगुजारी की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने केमिकल लगे नोट अधिवक्ता को दिए और मेरठ विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्री नामांतरण को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने छापेमारी की है। प्राधिकरण में अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी है आग। धुएं का गुब्बार और लपटों को देख दौड़े हैं ग्रामीण कर रहे आग बुझाने का प्रयास। बैंक की खिड़कियां तोड़ दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया है काबू। राजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा राजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग लगी है, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। राजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा राजपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता देगी कानपुर देहात में बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग लगी है, जहां इस दौरान इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। धुएं का गुब्बार और लपटों को देखकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको देखते हुए जब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर नौकरी के लिए गए प्रदीप नाम के युवक का शव कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है, जिसकी सूचना पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी है। परिजनों ने प्रयागराज में मृतक का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद हबूसा मोड़ पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सराय इनायत पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। खबरों में आगे बात करते हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में NH 9 पर पशुओं के अवशेषों से भरे 3 ट्रकों को हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों और साथ ही स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। NH 9 से गुजर रहे इन ट्रकों में से बह रहे खून और आ रही बदबू के चलते लोगों ने मांस के अवशेषों से भरे इन ट्रकों को पकड़ लिया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने ट्रकों को वध प्रतिबंधित पशुओं का मांस होने का आरोप लगाया और साथ ही मौके पर जाम लगाकर लोगों ने ट्रकों में तोड़फोड़ और हंगामा किया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने NH 9 पर भी जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों के हंगामे के चलते नेशनल हाईवे 9 पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन और हंगामे के चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। वहीं घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन ट्रकों को कब्जे में लिया है। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले लोगों और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को समझाकर किसी तरह से जाम खुलवाया। ASP रवि प्रकाश ने बताया कि पुलिस के अनुसार ट्रक्स में मिले पशुओं के अवशेषों की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं ट्रक ड्राइवरों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। जांच करने वाले पशु चिकित्सकों को भी पुलिस की ओर से बुलाया गया है। वहीं अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ट्रकों में कहीं प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष तो नहीं है। अवशेष के ट्रकों को थाने ले जाया जा रहा है। वेटनरी डॉक्टर को सूचना दे दी गई है, वो मौके पे पहुंच रहे हैं, इसकी जांच करेंगे। सर कितने ट्रक हैं और कहां से आ रहे थे, कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी ठीक ठाक जानकारी नहीं मिल पाई है। कुल ट्रक 3 है, इनका डेस्टिनेशन क्या था और ये कहाँ से आ रहे थे और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सर कुछ लोगों को पकड़ा गया ट्रक के माल के समेत? हाँ, जो ट्रक के ड्राइवर थे वो पकड़े गए, उनसे पूछताछ की है। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर सराय ममरेज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर दबंगई और मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपी का कहना है कि उसका पड़ोसी आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। वहीं विवाद का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित ने थाना सराय ममरेज में की है। पीड़ित का ये भी कहना है और ये आरोप है कि दबंग ने पीड़ित के ऊपर एसिड डालकर हमला किया है। वहीं पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज सुधीर कुमार पांडे ने शिकायतकर्ता को हवालात में डाल दिया। पीड़ित ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मऊ जिले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक होटल को सील कर दिया है। शहर के रोडवेज स्थित राधा कृष्ण होटल को संदिग्ध गतिविधियों के चलते सील किया गया है। इस होटल में पुलिस ने पिछले कई बार छापेमारी भी करते हुए अश्लील कृत्यों के आरोप में कई जोड़ों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस होटल में आए दिन देह व्यापार जैसे खुलासे होते रहे हैं। पिछले 2 महीनों में पुलिस ने राधा कृष्ण होटल में 2 बार छापेमारी की और दोनों बार ही छापेमारी में कई जोड़े अश्लील हरकत करते भी पाए गए थे। इसी के साथ ही स्थानीय लोगों ने देह व्यापार के इस बात को स्वीकार किया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत चांद पर इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि खत्म होने जा रहे चंद्रयान 3 के लॉन्च होने का इंतजार। जी हां, इसरो का चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मिशन मून 3 का सपना साकार कैसे होगा, इसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 का दिखेगा दम, मिशन मून का काउंटडाउन शुरू, इतिहास रचने की पूरी तैयारी, दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। भारत की अंतरिक्ष कंपनी इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। जी हां, मिशन मून अब नहीं है दूर, क्योंकि आने वाली 13 तारीख को बहुत बड़ा मिशन इसरो लॉन्च करने जा रही है। भारत के चंद्रमा मिशन पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मिशन चांद पर सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद भारत उन अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद पर फतह किया है। पूरे देश की नजरें इसरो के प्रोग्राम पर टिकी हुई हैं।
जिसके लिए इसरो ने चंद्रयान को अंतिम रूप देने की तैयारी पूरी कर ली है। चांद तक पहुंचने का सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी रिपोर्ट है। 13 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी है। दोपहर 2:30 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन के स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होगी। स्पेस क्राफ्ट को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की पूरी तैयारी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी मिशन के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। इस बार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए भारत सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी की थी। 19 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था, जिससे लैंडर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। चंद्रयान 2 की असफलता अभी भी सबके जहन में है, लेकिन उस असफलता को दरकिनार करते हुए अब इसरो इतिहास बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस और लिली में हालत बिगड़े हुए हैं। दंगे बेकाबू हैं। 3 दिन पहले पेरिस की पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक किशोरी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब से लगातार हिंसा हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत पूरा देश पिछले 3 दिनों से हिंसा की चपेट में है। बता दें कि 17 साल के युवक नाहेल की मौत के बाद फ्रांस में आज जो हो रहा है उसे पिछले 1 दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारी के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं। फ्रांस में यह हिंसा मंगलवार को भड़की, जिस वजह से राजधानी पेरिस से लगे नानटेरे में 17 साल के लड़के की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मरने वाला नौजवान कथित तौर पर गलत तरीके से कार चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जब उसने भगाने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी। मरने वाला नाबालिग अफ्रीकी मूल का था, लेकिन पुलिस की पोल वारदात के वीडियो ने खोल दी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नानटेरे की एक सड़क पर 2 पुलिस अफसर पीले रंग की कार को रोककर उससे बातचीत करते हैं। इस दौरान कुछ बहस होती है और ड्राइवर अचानक कार को तेजी से दौड़ाता है। तभी पुलिस अफसर ड्राइवर के सिर पर गोली मार देता है और ये कार आगे जाकर दीवार से टकरा जाती है। 17 साल का नाबालिग मौके पर ही दम तोड़ देता है। पेरिस में हिंसा से बस ट्रांसपोर्ट ठप हो गई है और दर्जनों बसें तबाह हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों के निशान पर दुकान, दफ्तर, बैंक, शॉपिंग मॉल, लाइब्रेरी और स्कूल है और हालात बिगड़ते देख फ्रांस की पीएम ने मंत्रियों के साथ बैठक के बाद ऐलान किया कि वो फ्रांस में इमरजेंसी भी घोषित कर सकते हैं। दंगे की तीसरे ही दिन 249 पुलिस वाले जख्मी हुए। वहीं पुलिस ने 875 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीएक्सपोर्ट जिले में युवाओं ने पुलिस वाहनों पर पथराव के बाद पुलिस ने शुक्रवार शाम को दक्षिण शहर मर्सिले में आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पेरिस क्षेत्र के कम से कम 3 शहरों और देश के अन्य कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने यूरोपियन संघ के शिखर सम्मेलन से वापस आकर एक आपातकालीन बैठक की और युवक की मौत की निंदा की। सरकार ने बड़े पटाखों और ज्वलनशील तरल पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। क्या कभी आपने सुना है कि जिसकी मौत हो गई हो वो दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाए? आपने ऐसा या तो किस्सों कहानियों में सुना होगा या तो फिर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाकये से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या ये सच है। आखिर एक शख्स जिसकी मौत बहुत पहले हो गई है, अचानक वो अपने माता पिता के पास आकर सबको चौंका देता है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए।
कभी कभी प्रकृति के कारनामे ऐसे होते हैं जिससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी जो मर चुका है क्या वो मरकर भी नहीं मरता। ऐसे ही सवालों को धराशायी करता एक ऐसा सच सामने आया है जो वाकई हैरान करने वाला है। मामला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, जहां पर 8 साल पहले एक व्यक्ति की सांप के डसने से मौत हो गई। कुछ समय बाद मृतक अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया। वो कुछ ऐसा कहने और करने लगा जिससे परिवार वाले चकित रह गए। वो लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया तो गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान कर डाली। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल मैनपुरी जिले के गांव मंगलपुर में 8 साल का बेटा अपनी नानी के घर गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा नानी के पैर छुओ। इस बात पर बेटा नाराज हो गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपना बच्चा बताने लगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। परिवार वाले हैरान थे कि आखिरकार 8 साल का बच्चा कह क्या रहा है। जब उससे बारीकी से पूछा गया तो उसने बताया कि 8 साल पहले वो खेत में पानी लगा रहा था। उसी दौरान उसको सांप ने काट लिया और अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। वो रात को गए थे खेत में, अब पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। क्या मरने के बाद दोबारा होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रखने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। साल 2015 में मनोज मिश्रा मंगलपुर के रहने वाले थे। वो अपने खेत में पानी लगा रहे थे। इसी दौरान उनको खेत में सांप ने काट लिया था। परिवार वालों ने काफी इलाज कराया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी बेटी गर्भवती थी। उनकी मौत के 20 दिन बाद बेटी रंजना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम आर्यन पड़ा। आर्यन ने 4 साल बाद मंगलपुर गांव का नाम लेना शुरू कर दिया और उसके बाद आर्यन ने अपनी पूरी कहानी बता डाली। आर्यन ने कहा कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी माँ नहीं। और जब वो अपनी नानी के घर आया, उसने नानी को भी नाम से बुलाया और कहा कि आप मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और दोनों मामा को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। पूरा परिवार सकते में आ गया। आर्यन का दावा यहाँ तक है कि उसने बैंक में जमा पैसे तक बता दिए। ठीक है, और जो वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, मैंने सर्प ने डस लिया था, तो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ। ठीक है, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा। तो कुछ तो भूला कर है, कुछ तो सत्य बता रहा है। ये मकान इन्होंने ही बनवाया है और गाड़ी वाड़ी चलाते थे और अपने सांप ने इसको सिखाया था और सांप ने खाने पर बहुत। जब मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था, ऐसा मकान नहीं था। मकान आपको लग गया पहले से। फिलहाल आर्यन की बातों से और उसके परिवार की ओर से जो बातें बताई गई हैं वो वाकई हैरान करने वाली थी। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने। पुनर्जन्म को विज्ञान नहीं मानता, लेकिन तमाम धर्म पुनर्जन्म का दावा करते हैं। पुनर्जन्म में आखिर कितनी सच्चाई है ये हम आप पर छोड़ते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मैनपुरी से मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।